साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बंगाल में फ़ेज़ 1 के चुनाव हैं और चुनावों को लेकर के दोनों ही पार्टियों ने, जो मुख्य पार्टी हैं, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। हर तरह का कैंपेन इस समय समाप्त हो चुका है। इस समय कैंपेन चल रहा है दूसरे फेज़ के चुनाव का। आप में से कई लोगों ने पूछा था सेकंड फेज़ के चुनाव के बारे में बताइए। हालांकि एक वीडियो में मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे चुका था, लेकिन आज हम उसके बारे में भी डिटेल जानकारी एकत्रित करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये भी जानेंगे कि इस बार के चुनावों में ऐसी कौन सी नई बात है जो ये बता रही है, इंगित कर रही है कि इस बार बंगाल में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। जी हाँ, बंगाल में इस बार एक तरह से राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा, लेकिन उसके जैसे ही हालात हैं। पूरा बंगाल इस समय छावनी बना हुआ है और पूरे बंगाल में एक एक मतदाता को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह से मत डरो। और ऐसा भी नहीं है कि आप वोट डाल करके आ जाओगे और घर लौट रहे होगे तब आपको कोई परेशान कर लेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। अब ऐसा क्या क्या किया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो सीआरपीएफ की जो तैनाती है हर गली मोहल्ले चप्पे चप्पे पे की गई है और पूरे बंगाल में करीब 2.5 लाख सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और 2,500 के आसपास इनकी कंपनीज को तैनात किया गया है। अभी पहले फेज़ का चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे फेज़ का चुनाव है। जनरली क्या होता है, पहले फेज़ का चुनाव खत्म होने के बाद सीआरपीएफ की उस बटालियन को या उस पूरी टुकड़ी को, कंपनी को दूसरे फेज़ वाले में जाना होता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ये चेंज किया है कि पहले फेज़ के चुनाव खत्म होने के बाद भी सीआरपीएफ वहीं रहेगी, चुनाव के रिजल्ट तक वहीं रहेगी और कई जगह से तो खबर आ रही है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद भी कुछ दिनों तक वहीं रहेगी। इस बात को लेकर के मैं भी पुष्ट नहीं हूँ, लेकिन रिजल्ट तक रहेगी, इस बात को लेकर की पुष्टि है। तो लोगों में डर निकाला जा रहा है। दूसरी बात, अब सवाल उठता है कि मान लीजिए सीआरपीएफ वहाँ पर तैनात है, लेकिन टीएमसी के 4-5 गुंडे आकर के कहीं कोने में खड़े हो जाएं और वो इशारों में वोटर को धमका दें, तो ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान भी एक तरह के सीसीटीवी कैमरा के साथ लैस होंगे और जो उनके कैमरा चल रहे होंगे तो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। फिर उनकी जो तोड़ाई होगी वो टीएमसी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं ने कंप्लेंट करी है कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं को पकड़ के बंद कर दिया है, किसी की तोड़ाई कर दी गई है, क्योंकि इस समय तो इलेक्शन कमीशन अपना वहाँ पर पूरा कानून व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चला रहा है। तो ये हिंट सबको मिल चुकी है। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव जब भी हो रहा होगा, जैसे पहले फेज़ का हो रहा है, तो उससे 2 दिन पहले से ये नियम लागू हो जाएगा कि आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक पर अपने साथ पीछे किसी को बिठा के नहीं चल सकते। जी, बाइक पर आप सिंगल जाओगे और रात को 6 बजे या शाम 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6 बजे तक बाइक पूरी तरह से बैन है। बाइक रैली तो ब्लैंकेट बैन है। बाइक रैली तो कोई नहीं निकाल सकता। 4-5 बाइक्स एक साथ झुंड में निकलती हैं, वो भी नहीं हो सकता। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल पर्पज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप जा सकते हो, उसके लिए भी आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस लेवल की सिक्योरिटी को रखा गया है। कारण ये है कि जब भी चुनाव होता था तो ये टीएमसी वाले किसी गली नुक्कड़ पर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के ऐसे ही तम्बाकू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, खाते खाते इशारा कर दिया कि और किसको वोट डालने जा रहे हो। उसने कहा बस जी जा रहे हैं, टीएमसी को डाल के आएंगे। तो ऐसे धमका देते थे इशारों में। इस बार ये भी अलाउ नहीं है। किसी तरह का किसी भी पार्टी का कोई वर्कर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में अलाउ नहीं है। पोलिंग बूथ पर चप्पे चप्पे पे कैमरा है और 360 डिग्री वाला कैमरा है जो हर तरफ की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और कैमरे को भी इस तरह से सेट किया गया है कि अगर जहां मतदान पेटी रखी रहती है, जैसे आप उस मतदान वाले ईवीएम पर जाएंगे और उस केबिन में, जो केबिन टाइप का बना होता है, उस केबिन में 2 जने अगर चले गए तो तुरंत सेंसर सेंस कर लेगा और वहाँ की पोलिंग कैंसिल कर दी जाएगी। अगर किसी भी मतदाता ने ये कह दिया कि मुझे वोट नहीं डालने दिया गया है, मुझे रोक लिया गया है या मेरे को धमकाया गया है, तो उस पोलिंग बूथ का पोल ही कैंसिल हो जाएगा, वहाँ रीपोल होगा। करे टीएमसी कहाँ पर करेगी। और सुनिए साहब, इलेक्शन कमीशन ने सभी को हिदायत दे दी है कि किसी तरह का कोई भी लालच, किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण, किसी तरह का कोई एआई से बना हुआ वीडियो या इमेज सर्कुलेट नहीं कर सकते। अगर एआई से बना हुआ कोई वीडियो या इमेज सर्कुलेट किया और वो फेक है तो 3 घंटे के अंदर अंदर उसे हटाना होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी।
इस लेवल की सिक्योरिटी को रखा गया है। और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अमित शाह ने अभी 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं 15 दिन तक बंगाल में रहूँगा, यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, आइए। फिर जितने भी नेता हैं बीजेपी के, सभी रैलीज में जाकर के इस बात को इंश्योर कर रहे थे, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उन सब का हिसाब होगा जिन्होंने बंगाल में हिंसा करी है, कानून को अपने हाथ में लिया है। और उससे भी बड़ी बात, इस समय केंद्र सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि इस बार का बंगाल इलेक्शन बिना किसी हिंसा के निकालना है। क्योंकि ऐसे कई कार्टून सर्कुलेट होते थे एक ज़माने में कि बहुत सारी तोपें, बहुत सारे जवान एक तरफ जा रहे हैं, तो इंदिरा गांधी पूछ रही हैं कि इतनी तोपें इस तरफ क्यों जा रही हैं, तो किसी ने कहा कि साहब बंगाल में चुनाव है। इस तरह से कुछ कार्टून चल रहा था। तो इस तरह से बंगाल की जो हिंसा है उसको लेकर के कार्टून चलते हैं, मजाक बनाया जाता है, हमारी इमेज ख़राब होती है भारत की भी। इस बार कोशिश है कि एक भी हिंसा ना हो। करके देखे टीएमसी, कहाँ करेगी। अच्छा, इस बार दिक्कत यह है कि टीएमसी खुद रो रही है कि अरे इस तरह से देखिए नियम बना दिया है, इस तरह से बाइक को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें दिक्कत क्या है? बाइक तो सबकी बैन है, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे टीएमसी वाला हो। जब बीजेपी वालों को दिक्कत नहीं है तो टीएमसी वालों को दिक्कत क्यों है? अरे हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले गए हैं। क्यों ले गए हैं? क्या कर रहे थे आपके कार्यकर्ता? अरे हमको इस तरह की बात नहीं कहने दी जा रही है। किस तरह की बात कहनी है आपको? भड़काऊ नहीं कह पाओगे। साथियों, इस बार के चुनाव के पैटर्न में एक चीज़ नोट करना कि पिछले बार के चुनाव तक ममता बनर्जी दूसरी पार्टी पर हमला करती थी और उस पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ता था। इस बार ममता बनर्जी खुद डिफेंसिव मोड में है। इस बार आप टीएमसी के मुंह से खुद सुनेंगे जो ये कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया, अरे ये वाला नियम क्यों ले आए, अरे ये एसआईआर क्यों करा दी, अरे ऐसा क्यों कह दिया। वो अपना ही बचाव करने में लगी है। और हाल ही में एक रैली हुई थी जहाँ पर ममता बनर्जी स्टेज से उतरते समय कहती हैं कि अगर टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। हताश। ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है जो ये बताता है कि कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, नेताओं का भाषण, नेताओं की आंखें बता देती हैं कि नेताओं को ग्राउंड से क्या फीडबैक मिल रहा है। और जो इस समय ममता बनर्जी और जो उनकी अभिषेक बनर्जी और इधर आपके अमित शाह, योगी जी और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, साफ साफ टीएमसी को पता चल रहा है कि हम हार रहे हैं। ममता बनर्जी ये नहीं समझ पा रही हैं कि टीएमसी के अपने गुंडों को संभालूं, अपनी भवानीपुर सीट को बचाऊं, या अपने फर्जी वोट बैंक को कैसे भी एडजस्ट करूं, या अपने लोगों को समझाऊं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाऊं, क्या नैरेटिव लेके आऊं। और उससे भी बड़ी बात, आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा, पूरा चुनावी कैंपेन चल रहा है, पहले फेज का तो ख़त्म भी हो गया कैंपेन। इस कैंपेन में ममता बनर्जी ने न जाने कितनी रैलीज करी, कितने भाषण दिए। क्या आपने ममता बनर्जी के मुंह से एक भी बार ये सुना कि हमने बंगाल में ये डेवलपमेंट का काम किया है, देखिए इतनी एयरपोर्ट बनवाने में मदद करी है, सरकार की ये स्कीम लागू करी है, इतनी मेट्रोज बनवाई हैं, या इतनी लोकल ट्रेन चलवाई हैं, जो भी है, जो चीज़ें केंद्र सरकार के सहयोग से होती हैं वो केंद्र सरकार के सहयोग। केंद्र सरकार की तो ये स्कीमें लागू नहीं करते हैं बंगाल में, तो केंद्र सरकार का तो छोड़ ही दो सहयोग। आप बंगाल पे आ जाओ, बंगाल में कभी बताया कि ये सड़कें बनाई हैं, इतने अस्पताल बनाए हैं। उल्टा अस्पतालों के केस आ रहे हैं सामने, आरजीकर मेडिकल कॉलेज। कानून व्यवस्था के बारे में तो बात ही नहीं करती वो, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहले एक्सपोज होंगी। शिक्षा के बारे में, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आई कि नहीं आई, वहाँ पर क्यों इतनी बेरोजगारी है, क्यों बंगाल इतना पिछड़ गया है, क्यों नहीं बात करती। और ये वामपंथी जितने भी पत्रकार हैं, जो बड़े न्यूट्रल पत्रकार बनते हैं और जो बड़े अर्बन नक्सल जितने भी हैं, जो बात करते हैं एजुकेशन पर, मेडिकल पर, जो ये कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, इससे अच्छा एक अस्पताल बना दो, जो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनमें से एक भी वामपंथी पत्रकार ये पूछता हुआ दिखा कि ममता बनर्जी ने फलाने सेक्टर में कितनी ग्रोथ करवाई है? एक भी सवाल नहीं पूछ रहा। और अगले साल यूपी में चुनाव होगा तो आप इन सभी वामपंथी पत्रकारों को देखोगे कि यूपी की बीजेपी सरकार से यही सवाल पूछेंगे कि भाई साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई, कॉलेज कितने बने, अस्पताल कितने बने, स्कूल कितने बने, मिड डे मील कैसा मिल रहा है देखो, अरे कानून व्यवस्था में देखो उसको मार दिया। वहाँ अचानक से इनके ये वाले आंकड़े सामने आ जाते हैं। यहाँ ममता बनर्जी घुसपैठियों को पनाह दे रही हैं, बांग्लादेशियों को किस तरह से अंदर करवाया बंगाल में, बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है केंद्र सरकार बनाना चाहती है, बनाने नहीं दे रही हैं, इन सब पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं है। इन सब पर कोई वामपंथी चर्चा नहीं कर रहा है।
इस तरह का पूरा नैरेटिव है। आप देख लीजिए किस तरह से वामपंथी टीएमसी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जो कभी केजरीवाल के साथ खड़े रहते थे। और टीएमसी का जो पूरा उपद्रव है बंगाल में, वो बंगाली भी जानता है, बोल नहीं रहा है, थोड़ा उसको है, बट उससे ज़्यादा, बंगाली से ज़्यादा पूरे देश के लोग चाहते हैं कि वहाँ टीएमसी हट जाए। ये चुनाव हर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टेट का चुनाव है, जैसा दिल्ली का चुनाव हमें लगता था कि कैसे भी केजरीवाल हटे। तो साहब, जिस तरह की प्रेपरेशंस हैं, उस तरह से साफ साफ कहा जा सकता है कि बंगाल का मतदाता तय कर चुका है कि बड़ा बदलाव करना है। और आप हैरान मत होना कि बीजेपी 200 सीट के आसपास पहुंच जाए। मैं कई पत्रकारों को सुना, कई वीडियोस मैंने देखे, कई टीवी, दिन भर टीवी देखता रहता हूं जब वक्त मिलता है, तो मैंने देखा कि अक्सर करके जो लोग हैं वो बचना चाह रहे हैं। वो कहते हैं देखो टफ फाइट है, 50-50 हो सकता है ममता की 150 सीटें आ जाएं, हो सकता है भाजपा अगर जीती तो 155 सीट ला सकती है। और आप याद कीजिए, चेक करिएगा आप, मैंने फेज़ 1 का एनालिसिस किया था, वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे। उस फेज़ 1 के एनालिसिस में मैंने कहा था कि बीजेपी हो सकता है 100 सीटों के आसपास आ जाए। और आज जितने भी अलग अलग यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, वो सब एनालिसिस में यही कहते हैं कि हाँ, लग रहा है कि 100 के आसपास आ जाएगी। अर्थात ये चीज़ सबसे पहले मैंने बताई थी, तब कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, कई लोगों को लगा मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, जब पहले फेज़ का मैंने एनालिसिस किया था। तो पहले फेज़ में 152 सीट्स पर वोटिंग होनी है, जिसमें से मैं फिर कह रहा हूँ बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें आराम से ले आएगी। हैरान मत होना 115 सीटें आ जाएं। अब आइए सेकंड फेज़ में। सेकंड फेज़ में जैसा कि आप जानते हैं टोटल 142 सीट्स हैं। 142 सीट्स में पिछली बार टीएमसी ने जीती थी 123, 142 में से 123, और बीजेपी ने कुल 18। पहला फेज़ बीजेपी को बहुत फ़ायदा देगा। बीजेपी ने पिछली बार पहले फेज़ में, जो इस बार पहले फेज़ में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार लगभग 58 सीटें जीती थी, 58-59, 152 में से, और दूसरे फेज़ में 18, तो लगभग 76-77 सीटें वो जीत पाई थी। पहला फेज़ बीजेपी के पक्ष में जाता है, दूसरा फेज़ नहीं जाता है, क्योंकि दूसरा फेज़ जनरली मुस्लिम डोमिनेंट है। कई ऐसे पोर्शंस हैं जो बांग्लादेश से टच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार अगर आप पूछें तो 142 में से करीब करीब 32 सीट ऐसी हैं, 142 में से 32 सीट ऐसी हैं जो टीएमसी ने पिछली बार जीती थी, जो बहुत क्लोज फाइट थी, जहां 0% से लेकर के 10% तक का ही वोटिंग का मार्जिन था। कहीं 100-150 वोट से जीत रहे हैं, कहीं 1000 वोट से जीत रहे हैं, कहीं 800 वोट से जीत रहे हैं, कहीं 1500 वोट से जीत रहे हैं, इतना अंतर था, कहीं 2500 वोट से जीत रहे हैं। तो इस बार एसआईआर ने वहाँ फर्जी वोटर जितने भी हटा दिए हैं, सीआरपीएफ की टुकड़ी वहाँ ज़्यादातर लगाई गई है, ठीक है। और वहाँ पर इस समय कई पार्टीज़ भी ऐसी उतर रही हैं जो वोट को काट सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं ये। हमारे ओवैसी साहब किस दिन काम आएंगे, हुमायूं कबीर किस दिन काम आएंगे, कई निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने जो ये 32 सीटें क्लोज जीती हैं, इनको तो पहले आप भूल जाइए। उसके अलावा ममता बनर्जी ने 35 सीटें ऐसी जीती हैं जिसमें 10 से 15% वोट का मार्जिन था, यानी 35 ये 32 वो, करीब करीब 68 सीट, 67 से 68 सीट ऐसी हैं जो इस बार ममता बनर्जी के हाथ से जाने वाली हैं। तो बीजेपी पहले फेज़ में 100 और लगभग 67 सीट्स यहाँ से, तो 167 तो यही हो गई। और इसके अलावा जो ममता बनर्जी ने कंफर्टेबली सीट जीती हैं पिछली बार सेकंड फेज़ वाले पोर्शन में, वो हैं 22 और 8 30 और 26 56, 56 सीटें हैं जो ममता बनर्जी पिछली बार जीत पाई थी कंफर्टेबली। तो वहाँ से ममता बनर्जी को मानते हैं कि 56 में से हो सकता है इस बार वो 45 जीत जाएं, हो सकता है 50 जीत जाएं। और पहले फेज़ में भी मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, तो 115 के आसपास बीजेपी, 100-115 के आसपास, हो सकता है ज़्यादा भी जीत जाए। मतलब बीजेपी का जो आंकड़ा भी निकल के सामने आ रहा है 170 तक तो आ ही रही हैं, ठीक है। और ये मैं जितनी आसानी से बता रहा हूँ उतना ही ज़्यादा इसमें मैंने परिश्रम किया है। सारा कुछ एसआईआर का, मुस्लिम वोट बैंक का, और जितने अलग अलग वहाँ पर कैंडिडेट उतर रहे हैं वोट बटेंगे उसका, और साथ ही जो मुद्दे हैं उसका। अब थोड़ा मुद्दों पे आता हूँ। इन सब का मैंने कैलकुलेशन करके बोला है।
मुद्दों पर अगर आऊँ तो मुद्दे इस बार इस तरह के हैं कि जहाँ पर ममता बनर्जी इमोशनल ड्रामा नहीं कर सकती। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो मच्छी खाना बंद करवा देंगे। ये कोई मुद्दा है? तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मच्छी खा करके ये बता दिया कि देखो हम खुद खा रहे हैं, तो ये यहाँ क्रॉस हो गया। दूसरा, ममता बनर्जी जो महिला वोट बैंक को कैसे भी इमोशनल कर लेती थी, वो महिला आरक्षण बिल जो उन्होंने पास नहीं होने दिया, उससे इनका एक बड़ा वोट बैंक वहाँ से निकल गया। तीसरा, ममता बनर्जी कहती है कि ये आपको बांग्ला भाषा नहीं बोलने देंगे, ये बाहर के लोग हैं, ये बंगाली ख़त्म करने आए हैं। तो बीजेपी कहती है कि हाँ हाँ बंगाली बिल्कुल रोकेंगे हम, लेकिन वो बंगाली वो वाली जो उर्दू बंगाली है, बांग्लादेशी बोलते हैं, हम यहाँ वही बंगाली बोलने जो है लोगों को प्रेरित करेंगे जो ओरिजिनल हमारी यहाँ के बंगाली है। तो बीजेपी ने उस बंगाली को दिखा दिया कि ये बांग्लादेश वाली बंगाली की बात कर रहे हैं जिसमें उर्दू मिक्स है। फिर ममता बनर्जी ने कोशिश करी कि भाई ये तो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। तो बीजेपी ने साफ साफ बता दिया, और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहाँ तक है सीएम का फेस वो हो सकते हैं, तो बीजेपी ने कह दिया कि कोई भी आदमी हमारा कैंडिडेट ऐसा बता दो जो बाहर का हो। और इस बार बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला वो ये कि अपना मैनिफेस्टो पूरी तरह से बांग्ला भाषा में रखा, और जहाँ जहाँ बीजेपी जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जो कुछ कर रही है, लगभग बांग्ला भाषा में है, जो पिछली बार गलती कर दी थी। मैनिफेस्टो भी इस बार ममता बनर्जी के बाद आया है, उसमें लुभावनी स्कीम्स हैं। उसमें बड़ी स्कीम है कि अगर हम सत्ता में आए तो महिलाओं को नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देंगे। तो अगर मान लो ममता को जितनी भी महिलाएं इनको डाउट हो कि यार 33% दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो बीजेपी ने संसद में बिल ला करके बता दिया कि हम तो देना चाह रहे हैं, देखो, पर ये देने नहीं दे रहे। तो वहाँ की महिलाओं को विश्वास गया है कि ठीक है, केंद्र में इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन बीजेपी यहाँ आ गई तो हो सकता है हमें दे दे। उसके साथ ही घुसपैठिए का एक बहुत बड़ा मुद्दा चलाया गया है। उसके साथ ही फर्जी, ये जितने भी बाहर के लोग आकर के रहते थे उनका मुद्दा बड़ा चला है। घुसपैठिए ही मान लीजिए उन्हें भी, जो आकर के यहाँ बस गए थे, जिन्होंने फैमिलीज़ बना ली थी और जो नौकरियाँ खा रहे थे, मैं उन वालों की बात कर रहा हूँ। एक घुसपैठिए वो जो आकर के डेरा जमा करके बैठ जाते हैं, और एक वो जो सेटल्ड हो गए, आपको पता नहीं चल रहा बाहर के यहाँ के। और सबसे बड़ी बात कि मुद्दे, बीजेपी ने रैलीज में मुद्दों पे बात करी है कि हम आएंगे तो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, हम आएंगे तो बेरोज़गारी ऐसे दूर करेंगे, युवाओं की ये मदद करेंगे, महिलाओं की ये मदद करेंगे, हम अगर सत्ता में आएंगे तो हमारा जो मॉडल है, डेवलपमेंटल मॉडल, वो ये रहेगा। ममता ऐसी बात ही नहीं कर पा रही है कोई। और कानून व्यवस्था हम कैसी करेंगे, वो योगी जी जहाँ पहुँचते हैं लोग अपने आप समझ जाते हैं। कानून व्यवस्था आपको समझानी है कि कैसी करेंगे, तो योगी जी को भेज दो, तो वो जा रहे हैं। और अब तो मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तो ये बंगाल में बात चल रही है कि योगी जी को 2 स्टेट्स का सीएम बना दो। तो मुझे बात नहीं लगी सुनने में, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर हमारा संविधान अलाउ नहीं करता, क्योंकि एक जना एक ही जगह से विधायक रह सकता है। बट मान लो 6 महीने के लिए अगर वो रह लें तो 6 महीने तो सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल अगर कोशिश करे केंद्र सरकार तो ऐसा कुछ क्लॉज ला सकती है, क्योंकि एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का गवर्नर रह सकता है, 2 राज्यों का रह सकता है, तो सीएम क्यों नहीं रह सकता? संविधान संशोधन कर दो। इससे ये होगा कि योगी जी का कद भी बढ़ जाएगा, और अमित शाह और मोदी जी को भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि कल को पीएम की मांग ना कर दे कोई। तो भाई पीएम ना सही तो सीएम से ऊपर हैं, पीएम से नीचे हैं, सब खुश। पता नहीं इसको मैं मजाक के तौर पे लूँ या कैसे लूँ, बट अगर कुछ ऐसा हो सकता कि योगी जी एक से अधिक स्टेट्स के सीएम बन पाते तो मज़ा आ जाता। तो ये इस समय बंगाल में चल रहा है। कानून व्यवस्था मैंने आपको बता दी, इलेक्शन कमीशन ने सारा कुछ अपने हाथ में ले रखा है, कोर्ट्स भी ममता को रियायत देती हुई दिख नहीं रही हैं, और ममता बनर्जी का खुद होपलेस होना बता रहा है कि इस बार ममता गई। बाकी जो भी अपडेट्स आते हैं, जिस भी तरह की कोई बात आती है, अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ, नमस्कार।